आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का चौथा मानचित्र। और ज्योग्राफी पढ़ने वाले कक्षा 6 बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, 7 के लिए, 8 के लिए, 9, 10 और आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं पीसीएस, आईएएस या अदर एग्जामिनेशन जो है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए भी है और निबंध के लिए भी है। किसी भी तरह से हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और सामान्य ज्ञान तो है ही है ये। तो आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। इसलिए जो पिछला अध्याय था, मेरा वीडियो था, वो ग्लोब के बारे में था कि ग्लोब का जो है किस तरह अक्षांश और देशांतर के रूप में जानकारी देता है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। अब देखो, ग्लोब तो है, हमको बहुत अच्छी जानकारी दी उसने, छोटा ग्लोब, बड़ा ग्लोब, पॉकेट वाला ग्लोब, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस है, उसकी अपनी सीमाएँ हैं कि वो इतने तक ही जानकारी दे सकता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, अब हमने कहा कि हम अध्ययन की सीमा बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं क्लास में और हम कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो किस तरह किसी चीज़ को जान सकते हैं। अब आप देखो, आप आईएएस, पीसीएस या और भी बड़े एग्जाम दोगे तो वहाँ क्या होता है, मानचित्र में भी दर्शाना पड़ता है, उसके पीछे कुछ शब्द लिखने होते हैं, 20-25 शब्द की उसके बारे में, जैसे लुम्बिनी कहाँ है और वो किस जगह पर है, और उसके बारे में अपने उसके बारे में खास कुछ बातें लिखनी पड़ती है, तो वो दिखाना ज़रूरी होता है। पृथ्वी का केवल एक भाग, जैसे ग्लोब में क्या होता है, हमारे लिए उपयोगी साबित होता है, लेकिन यह क्या है, पृथ्वी का केवल एक भाग दिखाएगा, जैसे देश, राज्य, जिला, शहर का अध्ययन करना है, तो ये हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होता है ग्लोब। अब यहीं पर तुलनात्मक पढ़ो आप, ग्लोब और मानचित्र। ग्लोब क्या बता रहा है, वह उपयोगी साबित नहीं होगा। मान लीजिए गाँव है, गाँव ग्लोब में कहाँ दिख जाएगा, चाहे कितना बड़ा ग्लोब हो, तो वो अव्यावहारिक होगा कि इतना बड़ा ग्लोब स्कूल में हो सकता है, हमारे घर पर नहीं रख सकते हैं। लेकिन मानचित्र में हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पर है, किधर है। ऐसी स्थिति में मानचित्र का उपयोग करते हैं, जैसे हम देखते ही हैं अपने ऑफिसों में या कहीं भी मार्केट में भी इस अपने अपने जनपद का मानचित्र। और मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग जैसे पैमाने पर चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यह क्या गया, एक चित्र है बता रहा है, एक तो चित्र है, चित्र मतलब मानचित्र हो गया, खींचा गया है, और यह चपटी है। कैसा है, चपटी है, ये गोल नहीं है। दोनों में फिर कंपेयर हो गया, ग्लोब गोल है और ये चपटी है। और एक पैमाना, पैमाना शब्द महत्वपूर्ण है। मानचित्र अगर है तो जरूर पैमाना होगा। पैमाना, पैमाई शब्द से बना हुआ है। माना मतलब मानना, पैमाना मतलब अच्छे से नापना किसी भी चीज़ को। पौ शब्द क्या है, पौ शब्द प्रथम से बना हुआ है, तो उसकी पैमाइश, पैमाना, उसको नापना। लेकिन गोलाकार सतह को पूर्ण कर संभव है, लेकिन जब गोलाकार कोई ग्लोब है तो उसको हम चपटा नहीं कर सकते हैं, यह असंभव है शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। अब कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है, दूसरे मानचित्र में बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। मानचित्र में क्या है, एक किताब के बराबर वो समझा सकता है। बहुत कुछ मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, एटलस बन जाता है। अगर आपने एड्रेस खरीदा हो, हम सभी ने एड्रेस खरीदते हैं, तो वहाँ पर कई मानचित्र होते हैं, अपने शहर से लेकर, जिले से लेकर, जनपद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपों, महासागर का। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। जो एटलस है उसमें भी पैमाना होता है और वो खींची गई होती है, रेखाएं होती हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें अधिक ज़्यादा जानकारी होती है। अगर ग्लोब में हमें जानकारी करना है और मानचित्र दोनों को अध्ययन कर लें बहुत अच्छे से, तो आप पाएंगे कि मानचित्र से हमें ज़्यादा अध्ययन हो सकता है, क्योंकि यह शहर, जिला और गांव तक के बारे में बता सकता है। आपका अपना कोई गांव है तो वहाँ की भी जानकारी बता सकता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें कुछ नीचे होने थे, जैसे मानचित्र के अलग प्रकार है, जैसे ग्लोब के प्रकार बताए थे, ऐसे मानचित्र का भी है। भौतिक मानचित्र, भौतिक मतलब जो फिजिकल मानचित्र, माना गया चित्र, जैसे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, ये जो है भौतिक उच्चावचयी मानचित्र है। ठीक है, उच्च आवचयी, भौतिक तो है ही, उच्च मतलब ऊंचे, जैसे पर्वत उठा हुआ है, पठार उठे हुए हैं, तो उच्च आवच, ऊंचे बन के, जो चीज़ आवच मतलब आ गए हैं, ऊंचा मतलब ऊंचे, ऐसी फिजिकल चीज़ें। उच्चावच, उच्च, ये शब्द क्या है, उच्च मतलब ऊंचा, आवच मतलब आ गए हैं, ऐसे मानचित्र हैं। एक भौतिक हो गया, अब आ गया दूसरा राजनीतिक। राजनीतिक में क्या है, देखो इधर से लो आप, छोटे से गांव, शहर, नगर और राज्य, फिर देश, फिर विश्व के विभिन्न मानचित्र, तो इसको क्या है, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीम शब्द से बना हुआ, किसी थीम से कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। जैसे सड़क की मानचित्र ये इस प्रकार की है। वर्षा की मानचित्र, आप देखते समझ जाएंगे कि ये वर्षा के बारे में है, कि ये सड़क के बारे में नहीं है, ये उद्योग के बारे में है, ये वन के बारे में नहीं है। तो इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा गया। इन मानचित्र दिग्सूचनात्मक उनका चित्र बनाने के किया जाता है। देखो, जैसे थीमेटिक वाला क्या है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, ये दूरी के बारे में बताएगा, केवल दूरी का बता, यहाँ से वहाँ तक की इतनी दूरी है, और दिशा ये बताएगा कि ये इस दिशा की तरफ जा रहा है।
पूरब दिशा, पश्चिम। प्रतीक, ये प्रतीक बताएगा कि ये हॉस्पिटल का है या यहाँ पर स्कूल का है। जैसे दिया होता है कि हॉस्पिटल और स्कूल आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर हॉर्न ना बजाएं। तो इस तरह की जो मानचित्र हमें जो है समझाते हैं चित्रों से। मानचित्र, चित्र है, माने गए हैं। किन की माने जाए गए? हमारे देश के बुद्धिजीवी द्वारा या उनके एक कमेटी द्वारा या विश्व के विश्व स्तर पर इसको मान्यता दी गई है। अब है दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है। आरेखण, रेखा, रेखण मतलब रेखा, आरेखण में आई हुई, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कागजों में दर्शाना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक पन्ने में। अब हम कहेंगे कि भाई हमें अपने देश का मानचित्र बनाना है, तो हमने एक पेज में कर लिया। कभी कभी हम लिखते हैं बच्चे, तो पेज क्या वो आधे पेज में भी बना सकते हैं। तो इससे क्या हो, पैमाने के आधार पर छोटा कर सकते हैं उसको, लेकिन समझा पूरा सकता है। इसलिए इसे सावधानी, ये शब्द बहुत जरूरी, छोटा किया जा सकता है। देखो, मानचित्र को, बड़े चीज़ को छोटा कर ले, कैसे? सावधानी। क्या सावधानी है? ये शब्द महत्वपूर्ण है, ताकि स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी रहे। जैसे आपने छोटे दूरी नापी एक ज़िले से दूसरा ज़िला या एक राज्य से दूसरी ज़िला, तो वह इतनी दूरी है फिजिकली, हज़ारों किलोमीटर है, लेकिन दिल्ली से कलकत्ता हज़ारों किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर उसी को आप मानचित्र में दिखाऊंगा तो उसको पैमाना मानना पड़ेगा, माना। तो इसलिए चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी मानचित्र में दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। देखो, ये अनुपात है। जो पैमाना है, वास्तव की दूरी और मानचित्र पर दूरी हुई एक अनुपात है, इतना बराबर इतना। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि भाई इतना सा जो है बाजार से खरीद के लाना, तो एक अनुमान बता देते हैं कि इतना, हाथों से इशारा करते हैं कि इतना लाना, तो वो समझ जाता है कि बहुत ज़्यादा नहीं लाना है, बहुत कम भी नहीं लाना है, इतना लाना है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय, आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि घर की दूरी और आपके दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त कर सकते हैं। इसको क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। ये मान लिया हमने, अपने लिए मान लिया यहाँ पर। तो जो भी आदमी, दूसरा आदमी पढ़ेगा आपके इस पैमाने को, वो समझ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर इस प्रकार पैमाने से माम से, ये एग्जाम्पल बार बार इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी चीज़ अपने आप पता चल जाएगा। प्रैक्टिस करना है यहाँ पर। प्रैक्टिस के बिना हम जल्दी नहीं सीख पाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो एक प्रैक्टिस करेंगे कई चीज़ों को समझने में मदद करेगा ये। तो ये क्या कह रहे हैं? पैमाना किसी भी मानचित्र को बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बताइए कितना बड़ा शब्द है यह। मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता ही होता है, बिना पैमाने के हो नहीं सकता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र देखिए, किसी भी दो स्थानों की दूरी का पता लगा सकते। बताइए, अगर हमको पैमाना मालूम है तो किसी भी 2 स्थान की दूरी, चाहे वो अपने देश की हो, चाहे वो विदेश तक की दूरी हो, पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आप इस बात को जरूर समझना, सावधानी है ना, सावधानी से करना पड़ेगा उसको। एक कि पैमाना मानना पड़ेगा। अब देखो, मानचित्र की बात जब भी आएगी, पैमाना जरूर आप देखना ध्यान। इस एग्जाम्पल को लिख के आप करिएगा तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। जब बड़े क्षेत्र वाले महादेश देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तो हम छोटे पैमाने को बताऊँ। मान लीजिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे महाद्वीप है या देशों को, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब दिखाना है, प्रदर्शित करना है, तो क्या करना पड़ेगा? छोटे पैमाने का यूज करिए आप। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल भी दे दिया कि 5 सेंटीमीटर दिखाना है तो 500 किलोमीटर करना है। सोचिए, अंदाज लगाइए, अगर दिल्ली से हम कोई 500 किलोमीटर दूर की कोई जगह है ना, तो उसके लिए छोटे पैमाना आप यूज़ करिए। देखो, बोल्ड लेटर में लिखा हो, छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग, जैसे गांव का, शहर का दिखाना हुआ, एक छोटा सा गांव है उसको दिखाना है, तो बड़ा पैमाने का यूज करिए। तो यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर बड़े चीज़ को दिखाना है तो छोटा पैमाना, और छोटे गांव, जैसे छोटा एक गांव है, एक गांव को दिखाना है तो बड़े पैमाना उपयोग। तो ये कंपैरेटिव लिख लीजिए, राइट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर इसको लिख के चलिए। तुलनात्मक अध्ययन आपको बहुत कुछ जानकारी देगा। ये तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए या सामान्य ज्ञान के लिए। आप देखिए, हम खुद ही कहते हैं जब दुकानों में जाते हैं, ये वाला नहीं वो वाला, ये कलर नहीं वो कलर। तो इस तरह से क्या है, तुलनात्मक किसी चीज़ का जो है तुरंत हमें समझा देता है। जैसे 500 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया, इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र। बड़े पैमाना किसको बोलते हैं? 500 मीटर दूरी को 5 सेंटीमीटर दिखाया गया है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे मानचित्र की अपेक्षा दी जाएंगे। अब आप देखो, फिर यहाँ पर एक और बात आती है कि जानकारी देने में, एक क्वेश्चन आ सकता है कि जानकारी देने में मानचित्र कौन सा वाला ज़्यादा पैमाना वाला जो है जानकारी दे सकता है। ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने मानचित्र अपेक्षा दीजिए। बड़े पैमाने वाला बड़ा जानकारी देगा। कैसे? कि वो दूरी बताएगा, यहाँ से वहाँ तक की दूरी है।
तो आओ कुछ करके देखें। यहाँ पर एक छोटा सा हुआ है, ये बहुत अच्छा चीज़ है एनसीईआरटी में कि दो स्थानों को भी मापने के लिए क्या, उदाहरण के लिए एक कुआं, वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर की ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब है स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन इसको बनाना अपने कागज़ में आप बनाइए, अपनी कॉपी में बनाइए, लिखिए, करिए प्रैक्टिस, तभी आता है। ये समझ लीजिए, तभी आते हैं ये चीज़। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ए और ई पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हम चाहे साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, हम लोग क्या करेंगे कि चल के जाएंगे जहाँ तक उसकी वो बनी होगी ना, चौराहा बना होगा, फिर ऐसे लेफ़्ट राइट करके वहाँ पहुँचेंगे। अब पैदल की दूरी करेंगे, ई और सी के बीच की दूरी में अगर नापेंगे, सबको जोड़ देंगे तो वो दूरी निकल आएगी। अब इसके बाद है, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया चित्र दे रखा है। ये पोस्ट ऑफिस, सामुदायिक केंद्र, पेड़, खेल का मैदान, विद्यालय, कुआं, दुकानें, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, फलोद्यान। और देखो यहाँ पर पैमाना माना गया, देखिए सब कुछ है लेकिन पैमाना आवश्यक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। जैसे ही आप एक पैमाना मानेंगे हर चीज़ निकल आएगा। उसके बाद है गाँव का मानचित्र। उसके बाद नीचे है प्रधान दिग्बिंदु। प्रधान मतलब जो सबसे बड़ा है, प्रधान मतलब मेन चीज़। मेन चीज़ क्या है? दिग्बिंदु। दिग मतलब, दिग शब्द किससे आया? दिशा से। दिग, बिंदु मतलब पॉइंट। जैसे उत्तर और दक्षिण आ गया, पूर्व और पश्चिम आ गया, फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। फिर आ गया अगला दिशा। दिशा मतलब हम कोई चीज़ बता रहा है, किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर दाहिना तीर का निशान बना होता है। अधिकतर बता रहे हैं, अधिकतर मानचित्रों में। अब हमें यहीं पर ये सोचना चाहिए, कुछ मानचित्र ऐसे भी हैं जो तीर से नहीं बताएंगे, दाहिना नहीं बताएगा, इसके ऊपर ऊ लिखा होगा। देखो ऊ यहाँ लिखा भी है। यह तीर का निशान उत्तर की ओर दिशा, इससे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप पूरी दूसरी दिशा में, पूरा पश्चिम उत्तर बारे में लगा सकते हैं। उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूर्व का अपोजिट पश्चिम। तो 4 मुख्य दिशाएं हैं, ये हमको पता ही है। प्रधान बिंदु, 4 दिशाएं हो गई प्रधान बिंदु है। इसकी मदद से किसी भी स्थान का पता लगाया जा सकता है। अगला है दिक् सूचक। फिर दिशा है, दिक् मतलब दिशा, सूचक मतलब बताने वाला। और ये क्या है? विकास के घर का, सामुदायिक केंद्र और दुकानों, विद्यालय से जाने की दिशा। हम दिक् सूचक के साथ ऐसे किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं कि यह किस जगह पर है। यह एक यंत्र है। अब देखो यहाँ मानचित्र पढ़ते पढ़ते हम क्या यंत्र पर भी पहुँच गए। यंत्र एक वैज्ञानिक यंत्र है, ये एक सटीक यंत्र है। इससे पता लगा सके कि मुख्य दिशाओं का पता। और ये क्या है? ऐसी सुई है जो चुंबक सुई है। सुई एक पॉइंट नोक होता है तो सीधे बता देगा कि ये इस जगह पर है। और ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा पर रहेगी। यहाँ पर भी है, रेड की निशान उत्तर पर है और उसके ये है, तो उत्तर और दक्षिण हो गए। अगला है दिशा के बाद प्रतीक। प्रतीक मतलब कोई चिन्ह, निशानी। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा, अगर मानचित्र है तो तीसरा प्रमुख घटक है। घटक मतलब उसके तथ्य है या उसके बिंदु है या उसके बारे में जानकारी देने वाले पॉइंट है। घट शब्द क्या होता है? घटना, मतलब ये चीज़ आएगा ही आएगा, ये 3 चीज़। घटक किसी भी मानचित्र, शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए जब भी आप पढ़ते हैं, कोई भी क्लास की चीज़ हो, आप चाहे कंपटीशन हो, चाहे कोई भी क्लास हो, शब्दों पर, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार, विभिन्न आकृति, जैसे भवन, सड़क, पुल, रेल पटरी, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, ठीक है नहीं। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया और रंग चित्रों, रेखाओं को पकड़ कर दर्शा देते हैं। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी दे सकते हैं। देखो फिर कितना बढ़िया चीज़ है। कम स्थान पर बड़ी जानकारी दे सकते हैं, ज़्यादा जानकारी। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप मान लें हम किसी दिशा में गए, कोई जगह पहुंच गए और वहाँ की भाषा में जानकारी नहीं है, लेकिन वो दिशा जरूर बताएगी। ये दिशाएं न केवल राष्ट्रीय होती है, अंतर्राष्ट्रीय में भी ये मानी गई है। सब अंतर्राष्ट्रीय सहमति से ये दिशाएं एक रूपता की ओर होती है। ये एक मानक है। मानक मतलब माना गया। जैसे रेलवे लाइन का इस तरह से है, आप बुक में देख सकते हैं। सड़कें इस तरह बनेंगी। कच्ची और पक्की सड़कों का भी अंतर है। सीमाएं राज्य, जिले और अंतर्राष्ट्रीय। नदी, कुएं, तालाब, फिर मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस, कब्रिस्तान, बस्ती, पेड़, घास, ये सब दिखाता है। तो अगर हमें पेड़ की तरफ छाया में जाना है तो पेड़ का निशान होगा, तो हम वहाँ उस दिशा में चले जाएंगे, तो हम छाया में बैठ सकते हैं। के द्वारा मानचित्र जानकारी। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। देखिए इसकी भाषा, मानचित्रों की भी भाषा है विश्वव्यापी। व्यापी मतलब व्याप्त, मतलब विश्व में फैला हुआ चीज़ है, पूरे विश्व में आसानी से सभी समझ सकते हैं। आप देखो क्यों कहा गया सभी के लिए, कि चाहे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो तो वो भी समझ सकता है, क्योंकि ये प्रतीक चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब सभी देशों ने एक जगह बैठ के इसको माना है कि ये रूढ़ है। रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। रूढ़ मतलब जो पुराना, एक बार जो मान लिया गया, अब नहीं बदल सकते हैं। वो बार बार चेंज करेंगे तो वो कन्फ्यूजन पैदा करेगा, इसलिए वो रूढ़। रूढ़ मतलब, रूढ़ शब्द क्या? रूढ़ी, रूढ़ीवादी आपने पढ़ाई होगा।
रूढ़ी मतलब जो पुरानी चीज़ है, जो एक बार मान लिया गया तो मान लिया गया। देखो शब्दों को ज़रूर आप उसको समझने की कोशिश करिए, बहुत बहुत ही फायदा होता है इससे। विभिन्न रंगों का उपयोग उस उद्देश्य देखो सॉरी नीला रंग जलाशय के लिए, भूरा रंग पर्वत के लिए, पीला रंग पठार के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए। देखो हमारे पास प्रकृति द्वारा दिए गए रंग भी है, इनसे हम तुरंत पहचाना जा सकता है। अब आया रेखा चित्र, अगला रेखा चित्र, रेखा आरेखण। आरेखण मतलब आरेखण शब्द को देखो, रेखा आरेखण के बाद भी रेखा है, रेखण आरेखण जो आया हुआ है, ये पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, रेखा चित्र ऐसा है जिसके लिए पैमाने की छूट दी गई है, पैमाना नहीं है यहाँ पर। मानचित्र में तो पैमाना है, देखो कितना बड़ा अंतर है। क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे आप कोई भी स्कूल का एग्जाम हो, डिस्क्रिप्टिव हो, कि किस में पैमाना होता है किस में पैमाना नहीं होता। मानचित्र के लिए बिना पैमाने के बिना नहीं हो सकता, अगर आप एक लाइन लिख देंगे, जबकि रेखा चित्र में ऐसा नहीं है। इसको इतना भी आप लिख दोगे तो नंबर जरूर मिलेगा, कटेगा नहीं। क्यों? शॉर्ट में लिख दिया आपने। ज़्यादातर परीक्षाओं में हम ये सोचते हैं कि यार कैसे क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है, क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखो, अगर हमने ये लिख दिया मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है जबकि रेखा चित्र के लिए जरूरी नहीं है, इतना ही लिख देंगे कम शब्दों में तो ये हो जाएगा। तो याददाश्त पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के स्थान को दूसरे स्थान को सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने का कच्चा आरेखण बनाएगा, देखो यार ऐसे आना, फिर ऐसे आना, फिर ऐसे आना। इसमें पैमाना देने की जरूरत नहीं है, इसको रेखा चित्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में दे दी है, लेफ्ट हैंड पे नदी किस दिशा में बह रही है, डुमरी गांव। तो इस चित्र के माध्यम से बताना, देखो एरो भी लगा हुआ है, ये दिशा है, रेलवे पुल किधर है, पुलिस स्टेशन किधर है, निम्नलिखित स्थान कहाँ पर है। ये प्रैक्टिस करेंगे, एक बार आप बनाइए, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, आप अपने कॉपी पर बनाइए, उसको लिखिए, तभी आएगा। मतलब आने को तो आ जाएगा, लेकिन बेहतर कब आएगा, सटीक कब आएगा, जब आप बनाएंगे अपने से। मेहनत, मैं मेहनत को मानता हूँ, इसीलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। एक छोटे, अब खाका आ गया, खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र। मान लिया छोटा चित्र है, उसको बड़े पे खींच रहे हैं, गांव है, गांव को इतना बड़ा दिखाना हमने, खाका कहा जाता है। खाका मतलब एक खाका खींचना, एक ढांचा हो गया है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। बड़े पैमाना है तो बहुत सी जानकारी होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, कि जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई। हमने कहा कि हमने कहे कि कोई कमरा किराया लेना है, तो कितना का, ये इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई है, जब मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। आओ कुछ करके देखें। एनसीईआरटी की एक और अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं एनसीईआरटी वेब पोर्टल देखें और सैटेलाइट चित्र अपने आस पड़ोस का चित्र देख लें, इससे ज्ञान का वर्धन होगा। अब हो गया अभ्यास। अभ्यास, यहाँ शब्द का ध्यान देखो, अभ्य मतलब अभी, यास मतलब प्रयास, अभी करें, अभी हमने पढ़ लिया, अभी करनी चाहिए उसको। अभ्यास अभी करने वाले प्रयास है। इससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है, जो हमको खूबसूरत ब्रेन दे रखा है भगवान ने या नेचर ने, जिसको बनाने में इवोल्यूशन के तहत हुआ, साइंस में ये, इसको बनाने में आपको बहुत समय लगा है, वर्षों। कहते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ 400 करोड़ साल पहले, फिर उसके 450 करोड़ पहले हुआ, फिर 50 करोड़ साल बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। तो आप देखो ये अभ्यास, जब हम अभ्यास करता है हमारा ब्रेन, तो तुरंत हमें आ जाता है। मानचित्र के 3 घटक है, कौन कौन से हैं आपने पता ही है। मानचित्र के 3 घटक ये है दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु कौन है, चारों दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मानचित्र कैसे पैमाने पर, मानचित्र के पैमाने से आप क्या पैमाना मतलब बड़ी दूरी को छोटे में मानना, किलोमीटर को सेंटीमीटर मान लिया। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र क्या है, ग्लोब गोल होता है, मानचित्र चपटा होता है, लेकिन मानचित्र चपटा होता है, उससे हम स्थान को देख सकते हैं। मानचित्र खाका के बीच का अंतर, खाका क्या होता है, उसका पैमाना नहीं होता है। पैमाने पे खींचा गया मानचित्र, बड़े पैमाने बहुत जानकारी होती है मानचित्र में, लेकिन खाका क्या होगा, एक छोटी जगह की, एक कमरे की। ऐसे ही मानचित्र विस्तृत जानकारी, कौन सा मानचित्र, बड़ा मानचित्र बड़े पैमाने की जानकारी दे सकता है। प्रतीक से पता लगाते हैं पुल और पेड़ कहाँ पर है। इसी प्रकार ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला। वृक्ष जो है भौतिक दिखाएगा, भौतिक चीज़ होता है वो। पानी नीला रंग जलाशय कहते हैं, समुद्र जल पृथ्वी नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से देखने पर। दिक्सूचक क्या है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाने के लिए आवश्यक क्या है, मानचित्र के लिए पैमाना जरूरी है, इसके बिना वह बन नहीं पाएगा।
तो अपनी कक्षा के कमरे का रेखा चित्र उस कमरे में रखा सामान दिखा सकते हैं, जैसे शिक्षक, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, अपने स्कूल पर रेखा चित्र निम्नलिखित को दर्शाएं। ये जरूर करना चाहिए। इन चीज़ों के करने से बहुत लाभ होगा, बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। आपको लगेगा कि आप किताब लिखने जा रहे हैं। आपके पास धीरे धीरे इतनी ऊर्जा, एनर्जी, इतना नॉलेज हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस होगा आपके पास। एक मनोरंजन, आओ खेलें। देखो, खेल के माध्यम से भी शिक्षा दी जा रही है। एक मनोरंजन पार्क का रेखा चित्र खींचे जहाँ बहुत से मनोरंजन क्रियाकलाप वो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए झूला, स्लाइड, झूमा झूमी, चक्र, नौका, तैरना, दर्पण, हास्यास्पद दर्पण देखना, मन के अनुसार दूसरी चीज़ें, अपने मन की दूसरी चीज़ें भी बनाइए। देखो कितनी क्रिएटिविटी है। ये जरूर करें आप। सोचे, अगर आप लिखो चक्र क्या है ये हमें पता नहीं है, और नौका बिहार है ये हमें पता नहीं है किसी छोटे बच्चे को, तो अगर वो सोचेगा कि मुझे 4 चीज़ें दी थी, मुझे 2 आ गई, 2 चीज़ क्या है, तो वो पूछने की कोशिश करेगा, क्वेरी करेगा। तो इन्हीं चीज़ों से वो सीखता है। कैसे? जैसे आप देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा, मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं बहुत जानने के लिए जिज्ञासु हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने मन को जिज्ञासा में बदला कि ये कैसे होता, वो कैसे होता, तो आज अल्बर्ट आइंस्टीन साइंस में हमारे पास है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं उनके पास ऐसे दिमाग था, वैसे दिमाग था, नहीं, उन्होंने जानने की जिज्ञासा पैदा की। और एनसीईआरटी यही काम करता है, आपकी जिज्ञासाओं को बढ़ाता है कि आखिर ये चीज़ है, इससे आगे जाने की कोशिश करता है। एनसीईआरटी कभी कभी बीच बीच में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वो प्रश्न छोड़ देता है। प्रश्न करना मतलब हमारे दिमाग को वो आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो साथियों, ये जरूर पढ़ें, और इसकी तुलना आप ग्लोब से करके पढ़ेंगे। जैसे मेरे पिछले वीडियो में थे, ग्लोब और मानचित्र को एक साथ पढ़ेंगे तो समझ लो जो आप दुनिया की जानकारी हो जाएगी आपको। आप एक बार शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद।